दुरूद शरीफ पढ़ें। सवाल लिखें। ऑन 1 जनवरी 18 a plant was installed. On 1 January 18 a plant was installed at a cost of 3 million. As per agreement, plant would be dismantled and scrapped after 3 years. कंपनी की जिम्मेदारी है कि बस 3 साल खेलना है, उसके बाद बस जगह खाली करने और जाएं। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट 5 लाख रुपए। डिस्काउंट रेट 6% और बस ठीक है। मुझसे रिक्वायर्ड है 3 साल की एंट्रीज भी और SOCI SFP के एक्सट्रैक्ट्स भी। फर्स्ट जनवरी 18। अच्छा, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है। प्लान डेबिट, कैश कितने से क्रेडिट? 3 मिलियन। और पहले दिन प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कितने से क्रेडिट? 5 लाख की पीवी, 6% पे पावर -3। फर्स्ट जनवरी 18 इनिशियल हमें करना पड़ेगा 5 लाख की 1.06 पे पावर 3 पीवी 419810। ये जो कल डिसमेंटलिंग की हुई थी बात, कि इसको ईयर एंड का इंतजार नहीं है, जिस दिन प्लांट में रिकॉर्ड होना है, क्योंकि प्लांट की कॉस्ट का हिस्सा बनना है इस दिन, तो जिस दिन प्लांट में रिकॉर्ड होना है उस दिन की पीवी। $419,810। तो अब प्लांट की टोटल कॉस्ट कितनी बनी? 3,419,810। ये होगी प्लांट की और प्रोविजन की इनिशियल रिकग्निशन। प्रोविजन की और प्लांट की इनिशियल रिकग्निशन होगी। अब इसके बाद हर साल के एंड पे 2 काम हुआ करेंगे। एक डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,419,810 डिवाइडेड बाय 3 1139 937। तो एक तो हर साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और ये जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग बनाई है असल में तो है 5 लाख, लेकिन आज हमने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है
अब आस्ता आस्ता में हवा भरते जाएंगे, और वो जो हवा भर रहे होंगे वो इंटरेस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट कह लें, इंटरेस्ट कह लें। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इसको रिलेट करने के लिए आप ये समझना चाहें जैसे एक दफा हमने जीरो कूपन बॉन्ड्स पढ़े थे, जीरो कूपन बॉन्ड वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो वो बिल्कुल प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्डेड होते हैं, फिर उसमें हर साल हवा भर रहे होते हैं, तो भरते भरते पूरे आखिर में जाके वो फुल हो जाएगा। तो कुछ वैसी सी कैलकुलेशन है कि इसको डिस्काउंटिंग की, अब हर साल इसमें इंटरेस्ट भरते जाना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंस कॉस्ट कवर्ड भी ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट कवर्ड भी ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट, और ये प्रोविजन को हम बढ़ाते जाएंगे फॉर डिसमेंटलिंग। कैसे, ये वही टेबल से निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर 2018 और इसी तरह से अगले दोनों साल भी 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन डेबिट 1139937, डेप्रिसिएशन की एंट्री और फिर अगले साल इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, ये वही वर्किंग वन। और इसी तरह तीसरे साल डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1139936, नहीं आखिर में 7 करेंगे तो ऊपर निकल जाएगी बात। 20। इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, ये वही वर्किंग वन से निकलेगा। ये है डिसमेंटलिंग की कहानी कि जिस दिन इंस्टॉल किया उस दिन बन गई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुरानी बात होगी इसलिए प्रेजेंट वैल्यू निकाली इंस्टॉलेशन डेट की, वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड। उसके बाद हर साल एक तो प्लांट डेप्रिशिएट होगा IAS 16, और उसके अलावा ये IAS 37 के मुताबिक हर साल इसको बढ़ाते जाएंगे। ये बढ़ाएंगे तो ही 419810 3 साल बाद कितनी फूल के बन गई होगी? 5 लाख। अब जब वो 5 लाख बनेगी तो प्रोविजन डेबिट और कैश क्रेडिट होगा। और ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिया इतना सारा, लीजेस पढ़ लिया इतना सारा, एक पीवी है उसको आगे बढ़ाते जाना है। चाहे तो आप वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसा टेबल बना ले, लेकिन पेमेंट तो ऐसा है नहीं, तो जस्ट कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे 31 दिसंबर 18 इंटरेस्ट किस पे लगाऊं? 6% लगाए, इस पे 6%, 251889। उंगलियों से बटा बटा गया, मेरे फिंगरप्रिंट घिस गए हैं। कल मैं एक बैंक में गया, वो बायोमेट्रिक नहीं उठा रहा था, मैंने हाथ से ही उठाया। ट्रिपल 4 999। फिर अगले साल किस पे इंटरेस्ट लगाऊं? इस पे। अच्छा, ये टेबल का फॉर्मेट चलो मैंने ऐसे बना दिया जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में करते थे, वही काम कर रहे हैं। जीरो कूपन बॉन्ड था, जैसे प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्डेड थी, उस पे इंटरेस्ट लगता जा रहा और ऐड हो रहा, वो कर रहा हूं मैं। अगर आपने वो पुराने टेबल की तरह बनाना है क्योंकि आपको वो आसानी से याद है, वो कर लें, लेकिन पेमेंट कोई नहीं होनी ना, इसलिए वो कॉलम खाली बना के क्या करेंगे, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। लेकिन ये वही वाला काम हो रहा है जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में बनाते थे। मकसद क्या है? एक प्रेजेंट वैल्यू को इंटरेस्ट लगा लगा के आगे बढ़ाना। तो ये वही वाला काम हो रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला। अब कितना? 6%, इसका 6%,
266 2600 471 फिर अगले साल 31 दिसंबर 20 इंटरेस्ट, अब इसके ऊपर 6% 28301 5 लाख। ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का सवाल। जो लोग इतनी लेट आए, इतनी देर से हम लोग सवाल कर रहे हैं, सवाल लिखवाया था, आसपास पड़ोस से पूछ लें सवाल। प्लांट की कॉस्ट में इनिशियली इस डिसमेंटलिंग की प्रोविजन की पीवी ऐड हो जाएगी। ये जो कल सारी बातें सिखाई थी ना, मैंने उसका एक सवाल करके दिखाया। कब की पीवी? जिस दिन हम प्लांट रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट की कॉस्ट में ऐड होना है इसमें, तो उस दिन की पीवी वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड हो गई। अब ये प्लांट है, ये IAS 16 के मुताबिक डेप्रिशिएट होगा, और ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग IAS 37 के मुताबिक हर साल बढ़ती जाएगी, और ये जो बढ़ना है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये फिगर कैसे कैलकुलेट की? इस पीवी को अब 6% बढ़ाते जा रहे हैं, इस पे 6% लगाया, बढ़ के यहां पहुंच गया, फिर 6% बढ़ाया, ये आ गया, फिर ऐड किया, ये 6% लगाया, बन गया। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जीरो कूपन बॉन्ड के साथ किया था ना, वो किया इसके साथ। अगर आपको टेबल बनाना चाहें तो बेशक को टेबल बना लें। अच्छा, नॉलेज के लिए इसकी एक और कैलकुलेशन बता रहा हूं। ये फिगर कैसे निकालिए? 5 लाख को डिस्काउंट किया 3 साल। ये निकालना चाहूं तो क्या करूं? 5 लाख को डिस्काउंट कर लें 2 साल। देखिए आंसर ये आता है। ठीक है, तो इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी चाहे ऐसे चल लें कि जो अमाउंट प्रोविजन की रिकॉर्डेड है उसको कंपाउंड करना है, उस पर इंटरेस्ट लगा लें, ऐड कर लें, या फिर इस तरह चल लें। ये क्या किया? उस 5 लाख की हर ईयर एंड पे पीवी। अब जैसे इसके लिए क्या कहूं? अब कितने साल रह गए? 1। ये आ जाएगा आंसर। और ये फिर तो बस 5 लाख। तो चाहे ऐसे चल लें, जो इनिशियल पीवी रिकॉर्ड की थी वो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते जाएं, ऐड करते जाएं, या फिर ईयर एंड पे उस 5 लाख की पीवी निकालें और पिछले बैलेंस से डिफरेंस ले लें। ये 5 लाख की पीवी निकाली ईयर एंड पे, इससे डिफरेंस लें तो भी इंटरेस्ट आ जाएगा। और इन तीनों एंट्रीज में ये वैल्यूज मिल गई हम। पहली वाली है 25189, 25189, दूसरी 26700 और 28301। ये है डिसमेंटलिंग का एक सादा सा सवाल। इसको देख लें अच्छी तरह। जो लोग लेट आए थे या अभी तक आ रहे हैं, वो हमसायों से सवाल पूछ के लिखें, और यकीनन हमसाये भी लेट ही हैं तो अगली लाइन से पूछ के देख लें। सवाल लिखें और ये उसका जवाब है पूरा। अभी मैं SOCI SFP बनाता हूँ। हैं जी? हाँ, वो सॉरी। अब ये 3 साल गुजर गए, अब आगे क्या करें? अब प्लांट को उखाड़ लेते हैं। तो जब प्लांट को उखाड़ेंगे तो क्या एंट्री करें? 31 दिसंबर 20 को प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। प्लांट जो भी कैश क्रेडिट कितने का? अच्छा 5 लाख कह रहे थे, प्लांट गए। ये हो गया प्लांट डिसमेंटल। ये प्रोविजन जो बनाई थी ना, वो फल फूल के 5 लाख बन गई। और प्लांट का क्या करें? बस फेंक दें उसको। तो प्लांट को फेंक दें, यानी बुक्स में से निकाल दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, प्लांट क्रेडिट, और ये दोनों ही मिल मिला के अब हो चुके हैं 3419810। ये प्लांट हमारी बुक्स में से निकल गया। प्लांट डी रिकॉग्नाइज्ड। ये है डिस्क्रिप्शन। ये एंट्री अच्छी तरह देख लीजिए, वो वर्किंग देख लें, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर SOCI और SFP भी बनाता हूँ, जगह छोड़िए।
क्या जी? नहीं अभी नहीं शुरू किया। क्यों है जी? नहीं अभी शुरू नहीं हुआ। इफ्रिक 1 में ये 5 लाख का अंदाजा बदल जाएगा। एक बार सादा I-37 का सवाल तो देख लेना, फिर इफ्रिक 1 पे आ जाऊंगा। नोट करें जल्दी, बड़े सवाल करने आए। बस आज और कल अब सवाल ही सवाल कराने में, सवाल ही सवाल, कैलकुलेशन ही करते। रुपया पैसा हर जगह, मिलियन, और कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। पूछें इसमें जो पूछना है। प्रोविजन की डिस्काउंटिंग की प्रोविजन बनाई है। जिस दिन प्लांट पहले दिन रिकॉर्ड किया उस दिन की डिस्काउंटिंग की वो प्रोविजन क्रेडिट हुई और प्लांट में ही डेबिट हो गया, क्योंकि I-16 में भी सीखी थी बात। उसके बाद प्लांट डेप्रिशिएट हो रहा है बस, और प्रोविजन पे इंटरेस्ट बन रहा है, और एंड पे आके जब सब लाइफ खत्म हो गई, प्लांट भी निकाल दिया बुक्स में से, प्रोविजन भी पे ऑफ हो गई। और इसके SOCI और SOFP की शक्ल देख लें। तो SOCI में क्या क्या आएगा? 2018, 2019, 2020 जी। एक तो आएगी डेप्रिसिएशन आएगी 1139937 39937 और 1139936, और एक आएगा इंटरेस्ट 25189 और 26700 और 28301, और बस डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। और SOFP में नॉन करंट एसेट्स में प्लांट निकालें, देखें कितना बचता जाएगा। पहले साल डेप्रिशिएट होकर कितना रहेगा, ये कॉस्ट है पहले साल की डिडक्शन के बाद 2279873 1139936। और क्या आएगा? ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग नॉन करंट लायबिलिटी में, और आखिरी साल जाके करंट लायबिलिटी में। ये यहां से 31 दिसंबर 19 की बैलेंस शीट, 31 दिसंबर 18 की बैलेंस शीट में क्या आएगा? 18 की बैलेंस शीट में ये 19 की बैलेंस शीट में करंट नॉन करंट क्योंकि अगले साल ये पे होने लगा है। ओ सॉरी, करंट क्योंकि अगले साल पे होने लगा है। 471699 31 दिसंबर 20 पे खत्म नहीं हो जाएगा ये? 31 दिसंबर 19 पे खड़े हैं हम, तो अगले साल 31 दिसंबर 20 पे सेटल नहीं होने लगा? तो सेटल होने लगा है तो करंट में। और आखिरी साल 0।
ये है डिस्पेंडिंग का एक सादा सवाल, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी हो गई, वो कैलकुलेशन, ये एंट्रीज, ये बोर्ड की आस्ता आस्ता सैर करा दे भाई। होगी सर, नोटेड। चलें और लिखें सवाल। ये टेबल मैंने कहा कि आप बेशक वो जो अमोर्टाइज कॉस्ट वाला है बेशक ऐसे बना लें। मैं इस तरह से इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने आगे वो इफ्रिक वन की एक वर्किंग बनानी है, उसमें मैंने इसी तरह ही बनाया करना है। इसमें ज़रा सी भी कोई परेशानी है तो बोलिए। खासतौर पे दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये फिगर निकालने का ऊपर से सीधा तरीका क्या है, ये कैसे कैलकुलेट किया, किस पे लगाया, क्या है ऊपर वाली फिगर, क्या है ये क्या फिगर है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग पे रेट लगा दिया और अगर इन दोनों के डिफरेंस चलें तो क्या तरीका हुआ, ये कैसे कैलकुलेट किया, प्रेजेंट वैल्यू किस पॉइंट ऑफ टाइम तक डिस्काउंट करके लाए, जहां हम खड़े हैं ईयर एंड, और ये कैसे निकला फिर इस क्लोजिंग और ओपनिंग का फर्क। ये दोनों तरीके आने चाहिए आपको। फिर बता रहा हूं ओपनिंग पे सिंपली 6% लगा दिया तो भी उस साल का एक्सपेंस आ गया, जिस तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में करते रहे। और दूसरी चीज बता रहा हूं कि इस खर्चे को, ये भी जरूरी है जानना ये चीज, इस खर्चे को किस हिसाब से सोचें कि कितनी पावर डिस्काउंटिंग करनी है, एंड जो पे करना है वहां से ईयर एंड पे जहां खड़े हैं वहां तक लाना है। जैसे 1 जनवरी 18, 3 साल तक पूरे होने, 31 दिसंबर 20। अब आपको पता है कि पेमेंट 31 दिसंबर 20 है, तो आपने जिस पॉइंट पे भी आना है 31 दिसंबर 20 से वहां तक लाना है। जैसे यहां तक आने के लिए क्या करो, 1 साल, ये 1 साल की पावर, यहां तक आने के लिए 2 साल, ये 2 साल की पावर, यहां तक आने के लिए 3 साल पावर। ये दोनों तरीके आपको चलने आने चाहिए। ओपनिंग बैलेंस पे डिस्काउंट रेट लगा दे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, और क्लोजिंग तक कैसे पहुंचे, ओपनिंग में इंटरेस्ट ऐड कर दिया। यानी ये तरीका भी आपको है, दोनों फिगर्स कैलकुलेट करना बेटा, इंटरेस्ट भी और क्लोजिंग भी। ओपनिंग में इंटरेस्ट ऐड कर दें क्लोजिंग आ जाए, या फिर डायरेक्टली उस खर्चे को डिस्काउंट करके ये एंड तक ले आए तो भी क्लोजिंग आ जाए। इंटरेस्ट कैसे निकले, ओपनिंग पे रेट लगा दे, ये भी सही है, या फिर ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले लें, वो भी इंटरेस्ट। ये दोनों तरीके होने चाहिए आपसे। चलें और लिखें सवाल। एसओसीआई में इस एंट्री में बताएं कहां पर ऐसी चीज है जो P&L में लिखूंगा, कैश क्रेडिट करना, तौबा करो, कैश क्रेडिट हो रहा है ना, एक्सपेंस थोड़ी है। हाँ, प्लांट में भी ऐड करें, अच्छा हाँ है अलग से डिस्काउंट भी कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, प्रोविजन को अलग अलग, ठीक है, डबल हो रहा है कुछ। अच्छा सवाल ये है भाई कि ये जो प्रोविजन फॉर डिस्पेंडिंग है इस पे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस बना रहे हैं और ये डेप्रिसिएशन में भी शामिल हो रही है, तो डबल डबल हो गया काम। ये जो इस वक्त ऊपर की फिगर लिखी हुई है इन तीनों को ऐड करें,
अच्छा कैलकुलेटर से क्या कर रहे हैं, ये बनेगा ना यार, ये कैलकुलेटर पकड़ लिए, ये बनेगा ना कि नहीं? अच्छा अगर ये डिसमेंटलिंग का चक्कर ना होता तो ये प्लांट कितने का होता? 3 मिलियन। तीनों साल में कितना टोटल मिला के डेप्रिशिएट हो जाता? 3 मिलियन। नहीं, तीनों में मिला के टोटल 3 मिलियन डेप्रिशिएट हो जाता ना। अब इस डिसमेंटलिंग के इशू आने की वजह से डेप्रिसिएशन कितनी ज्यादा आ गई? 419810। 419810। ये ऐसी एक नॉलेज के लिए बात बता रहा हूं। सवाल स्टूडेंट ने ये पूछा है कि हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ले रहे हैं, तो डबल हो रहा है। तो उसका जवाब ये दे रहा हूं कि अगर ये प्लांट बस ये I-37 ना होता तो 3 मिलियन पे रिकॉर्ड होता ना। कितना एक्स्ट्रा कर दिया? यानी अब जब ओवर द लाइफ टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो I-37 लगने की वजह से कितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है? 419। इन तीनों को तो ऐड ही करें ना। हम्म 8019, इन दोनों को ऐड करें 5 लाख। तो हो ये रहा है कि 5 लाख का एक हिस्सा डेप्रिसिएशन के नाम से चार्ज हो गया और एक हिस्सा इंटरेस्ट के नाम से चार्ज हो रहा है, दोनों मिला के 5 लाख है। ये खर्चा हमारा कितना होना है? 5 लाख। अब उस 5 लाख क्योंकि है खर्चा तो उसको फैलना तो 3 साल पे एक्सपेंस के तौर पे है, लेकिन वो जो 5 लाख एक्सपेंस बनना है वो 2 अलग अलग नामों के जरिए एक्सपेंस बन रहा है। 5 लाख का इतना हिस्सा इंटरेस्ट के नाम से एक्सपेंस बन रहा है और इतना हिस्सा डेप्रिसिएशन में शामिल होकर एक्सपेंस बन रहा है। तो डबल डबल नहीं हो रहा, बस उसके 2 हिस्से बन के एक्सपेंस, 2 हिस्से होकर एक्सपेंस बन रहे हैं। जितना हिस्सा हमने डिस्काउंटिंग में कर लिया था वो अब इंटरेस्ट के नाम से जाएगा और जो प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर दिया था वो डेप्रिसिएशन के नाम से जाएगा। तो इसकी डुप्लीकेशन नहीं हो रही। 5 लाख ही है टोटल जो 3 साल पे फैल रहा है एज एक्सपेंस इन 2 रस्तों से। एक साल बाद डिसमेंटल होना होता तो उसकी तो डिस्काउंटिंग नहीं करते, वो उसी साल नहीं, फिर तो प्लांट में भी ना ऐड करते ना। सवाल ये है कि अगर एक ही साल में डिसमेंटल होना होता तो फिर वो प्लांट ही क्यों होता? तो 1 साल वो तो बस एक्सपेंस होता सारा कुछ। ऐसे ही है जैसे किसी शॉप में हमें शेल्फ लगाए और कहा कि साल बाद में शेल्फ को हटा दो, वो तो है ही एक्सपेंस, पीपी तो है ही नहीं। और पूछें सवाल में फिर आगे वैरायटियां डलें, और इसमें तो खैर खुद ज्यादा वैरायटी है भी नहीं। यहां तक और एतराज परेशानी? चलें और सवाल लिखें फिर। A plant was installed. A plant was installed on 1st January 17. A plant was installed on 1st January 17 at a cost of 4 million, 4 मिलियन रुपए। Company has an obligation to dismantle the plant. Company has an obligation to dismantle the plant after 8 साल, 8 years. After 8 years. Estimated dismantling cost. Estimated dismantling cost 6,600,000. Discount rate 8%, 8%. जिनकी अंग्रेजी इधर उधर गुम होगी दोबारा सुन लें। A plant was installed on 1st January 17 at a cost of ₹4 million. Company has an obligation to dismantle the plant after 8 years, 8 साल. Estimated dismantling cost 6 लाख. Discount rate 8%, 8%. और आपसे रिक्वायर्ड है अभी एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOCI और SFP। के सिर्फ 2020 के अकाउंटिंग का जनवरी दिसंबर है, सिर्फ 2020 ईयर कह रहा हूं बस। अब सिर्फ 2020 तक कैसे पहुंचना है ये आपने सोचें। सिर्फ 2020 के एक्सट्रैक्ट्स मांगे करें।
हाँ जी, थोड़ी सी देर का सवाल था यार। इनकम स्टेटमेंट के लिए भी और बैलेंस शीट के लिए भी हमें इस डिसमेंटलिंग के लिए वो टेबुलर वर्किंग तो चाहिए। कितने साल हैं? नहीं, सवाल की रिक्वायरमेंट में कितने साल इन्वॉल्व हो रहे हैं? 4 साल ना, क्योंकि 17, 18, 19, 20। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप 4 साल का टेबल पूरा कर लें, और उसके अलावा अगर ये 15 साल गुजर चुके होते तो फिर 15 साल का टेबल पूरा करना होता। नहीं, उसका भी एक शॉर्टकट दिखा देता हूँ। अभी 4 साल ही है, कर लेते हैं, खैर है, पूरा कर लेते हैं। 1 जनवरी 17 इनिशियल 6 लाख, कितने साल डिस्काउंट करो? 8 साल। अपना डिस्काउंट रेट 0.8, 8 साल। 3, 2, 4, 4, 1, 6, 1। फिर ईयर एंड पे 17 इंटरेस्ट, उस पे लगा दे 8%। 259333, ये बन गया 350094। फिर 31 दिसंबर 18 28008, ये बन गया 378102। फिर 31 दिसंबर 19 30248 408 और फिर आखिरी 31 दिसंबर 20 इंटरेस्ट 32668 441 यहाँ से हमें चीज़ें मिल जाएंगी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की। और एक काम और कर लेते हैं, प्लांट की इनिशियल कॉस्ट एक तो हो जाएगी 4 मिलियन, और बल्कि डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये 4324161 4 मिलियन, और साथ ही एंड ईयर एंड वाली फिगर नहीं ऐड, जो इंस्टॉलेशन डेट की थी, और इसको डेप्रिशिएट कर लें कितने साल? 8 साल। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन हो गई, एनुअल डेप्रिसिएशन हो गई 4324161 इंटू 8 नहीं, इंटू नहीं, सॉरी, डिवाइड 540520 इंटू कितने साल गुजर गए? 4। 2162008 0 सर 2162081 इधर गया, हाँ ठीक है। और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओसीआई में डेप्रिसिएशन और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस, और एसएफपी में प्लांट की बुक वैल्यू और ओके, कोई मुश्किल परेशानी? ये इसके टुकड़े नहीं है, ये कंपाउंड हो रही है, सिर्फ लास्ट ईयर जाके ये करंट में जाएगी, उससे पहले नॉन करंट ही है। क्या इसका कुछ पोर्शन पे ऑफ होता जा रहा है? तो इसकी करंट नॉन करंट नहीं है, लास्ट ईयर में बस करंट में आएगी, उससे पहले नॉन करंट है। क्या हो गया?
लास्ट ईयर ना, लास्ट ईयर मतलब जो उसका बैलेंस शीट में आखिरी साल होगा, उसके बाद तो बैलेंस शीट से निकल जाएंगी ना सारी फिगर। सब लोग ओके? अच्छा अब मैं बताता हूं कि अगर ये 4 नहीं 4 थे सारे ही बना लिए, तो अगर तो 10-12 साल गुजर गए होते तो फिर ये पूरा टेबल बनाना पड़ता नहीं। ये तो जरूर निकालें, ये नोट करने मैं बताता हूं या नोटेड। मैंने सिर्फ 2020 की इनकम स्टेटमेंट मांगी है, तो उसमें कौन सा इंटरेस्ट आएगा? 20 वाला ही आएगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ एसओसीआई दोबारा सुन ले, 2020 मैंने मांगा था, 2020 में इंटरेस्ट ये आएगा, डेप्रिसिएशन आएगी, और एसओएफपी में प्लांट की बुक वैल्यू ये आएगी और प्रोविजन ये आएगी। ठीक है भाई, मिटाऊं? अब मैं ये बता रहा हूं कि अगर इस सवाल में मैंने 2020 के एक्सट्रैक्ट की बजाय 2022-23 के मांगे होते, यानी कई साल बीच में आ गए होते, तो इतनी सारी लाइनों की जरूरत नहीं है। ये चाहिए, ये चाहिए होती बस। ये क्यों चाहिए होती? प्लांट की कॉस्ट निकालने के लिए, ये तो करनी है। उसके अलावा हमें जिस साल की इंटरेस्ट की फिगर चाहिए उस साल के दोनों कोने निकाल लें बस। इवन के अगर सिर्फ इनकम स्टेटमेंट चाहिए तो यही फिगर काफी है। ये फिगर कैसे निकालें? अब देखें, ये फिगर मैं निकालने लगा हूं 31 दिसंबर 19 का ना। यहां से यहां तक कितने गुजर गए? 3। तो अब हमें 3 गुजर गए, अब हमें कहां तक लाने? पावर 5। 6 लाख 1.08 पावर -5, यही आंसर आएगा। अगर इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है बस, तो सिर्फ यही फिगर निकालें और उस पर 8% लगाएं तो आ जाएगा। और अगर बैलेंस शीट भी रिक्वायर्ड है तो इनको ऐड करके ये बना लें। ठीक है, फिर वो सारे पूरा टेबल पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये फिगर लाजमी चाहिए। ये क्यों चाहिए? प्लांट की कॉस्ट के लिए, ये तो लाजमी चाहिए। उसके अलावा जिस साल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की फिगर चाहिए, बस उस साल की फिगर निकाल लें, दरमियान वाले की जरूरत ही नहीं। हाँ जी, आसान काम है, मुश्किल काम आसान, ये ऐसे ही है। अच्छा, अब एक बात बता रहा हूं जो आप समझ के अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल बात ही मैं करने लगा, वो आप खुद ही लिखेंगे। अगर ऐसा होता कि ये प्लांट की लाइफ होती 20 साल, प्लांट की लाइफ 20 साल होती और हमने 20 साल ही यूज करना होता, लेकिन अभी इस वक्त जहां फैक्ट्री लग रही है वहां हमें सिर्फ 8 साल की इजाजत मिली है, और गवर्नमेंट ने कहा है कि 8 साल बाद यहां से हम निकलें, और हमारा प्लान ये है कि चलो इस इलाके में तो 8 साल काम करें ना, उसके बाद फिर फैक्ट्री हम किसी और एरिया में शिफ्ट कर लेंगे। दोबारा सुने, प्लांट की लाइफ 20 साल है, प्लांट की लाइफ 20 साल है, लेकिन ये वादा 8 साल ही का है, और ये 5 लाख 6 लाख का खर्चा भी वही 8 साल बाद का है। गवर्नमेंट ने 8 साल बाद यहां से निकाल लेना है, और हम उस प्लांट को यहां से लेके फिर कहीं और जाके एज अ प्लांट यूज कर लेंगे। प्लांट 20 साल इस्तेमाल होना है। क्या फर्क पड़ेगा इस सवाल पे? इस कॉस्ट में फर्क पड़ेगा या ये ऐसी रहेगी? कॉस्ट ऐसी ही रहेगी, क्योंकि इस 6 लाख की 8 साल की ही पीवी को हम कॉस्ट में ऐड करेंगे। फर्क पड़ेगा डेप्रिसिएशन के ऊपर। जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी तो जैसे बचपन में सीखा है कि एक एसिड के टुकड़ों में भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो सकती है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए ये ऐसे नहीं होगा 4 मिलियन को 20 पे और 324 को 8 पे। फिर ये ऐसे होगा कि जब अगर प्लांट की लाइफ डिसमेंटलिंग से डिफरेंट है तो होना तो सब प्लांट की कॉस्ट नहीं ऐड है, बस सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए इस डिसमेंटलिंग वाले पोर्शन को अलग से डेप्रिशिएट और बाकी प्लांट को अलग से डेप्रिशिएट। तो 20 साल बाद दोबारा सुन लें, इसी मिसाल को दोबारा बता रहा हूं। अगर इस 324 को प्लांट की कॉस्ट में अभी किया है और मैं कह रहा हूं कि 8 साल बाद हमने 6 लाख खर्चा करना है। अगर ऐसा होता कि प्लांट की डिसमेंटलिंग 8 साल बाद ही करनी होती,
लेकिन वो प्लांट हम फेंकना ना होते, हम उसको आगे कहीं यूज करने का इरादा रखते और वो टोटल हम 20 साल इस्तेमाल करते। तो इस 10 साल, इस 8 साल बाद डिसमेंटल करके प्लांट को ओवरऑल 20 साल इस्तेमाल करना, इसका इस सवाल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कॉस्ट ऐसे ही रहेगी, डेप्रिसिएशन टुकड़ों में कैलकुलेट होगी, यानी इस 4324161 इसमें से जो 4 मिलियन वाला पोर्शन है उसको 20 साल पे, और जो 324161 वाला पोर्शन है इसको, एक तो ये फर्क पड़ता। फिर उसके बाद जब इस प्लांट को यहां से उखाड़ लेते और फिर प्लांट को कहीं और ले जाते, तो जितना खर्चा अब होता वो भी प्लांट की कॉस्ट में ऐड होता, जो इधर से उधर ले जाने में होता। हाँ? नहीं, क्योंकि वो रीलोकेशन कॉस्ट है और रीलोकेशन कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती, वो एक्सपेंस ही होता। अगर नई जगह जाके फिर से कोई डिसमेंटलिंग की कहानी होती, वो फिर नई कहानी शुरू हो जाती, वो उस बाकी बचे हुए प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। अगर फिर से किसी नई जगह जाकर भी वहां भी ऐसे ही करना होता कि फिर 12 साल बाद डिसमेंटल करना है, तो वहां पर फिर 12 साल वाली कहानी शुरू हो जाती है डिसमेंटलिंग के साथ। लेकिन वो रीलोकेशन है ना, एक जगह ऑलरेडी प्लांट वर्किंग कंडीशन में था, अब वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह जा रहे हैं, एसी यहां पे लगा हुआ है, बिजनेस के पास एसी वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, ये उसका पीपी है। अब इस कमरे से उतार के दूसरे कमरे में लगाएंगे तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो आएगी, लेकिन वो पीपी में ऐड नहीं होगी, रीलोकेशन कॉस्ट है, एक्सपेंस बनेगा। जी एंट्रीज करते हुए प्लांट की कॉस्ट में ऐड क्यों? नहीं, आपको डिस्पेंडिंग की फिगर ही नहीं पता? नहीं पता होगी, पता होगी डिस्पेंडिंग की फिगर पता होगी, वरना काम कैसे करेंगे आगे? पता होगी डिस्पेंडिंग की फिगर। अच्छा, पहले इतनी बात जो मैंने बताई समझ आई, डिफरेंट लाइफ वाली, पहले ये लिखे ना, अपने लिए अपने आप को समझाना है आपने। चल लिख ली कहानी, अब पूछें क्या पूछ रहे थे? नहीं, पुरानी वाली तो खत्म हो गई होगी ना, वो डेप्रिशिएट होकर खत्म हो गया होगा पोर्शन। ये 324 डेप्रिशिएट होकर खत्म हो गया होगा। इस जगह पर हमने इंस्टॉल किया, 8 साल बाद यहां से जाना है। अच्छा, ये टेबल में कोई मुश्किल परेशानी? इसमें अगर अकाउंटिंग ईयर मिसमैच आ जाए तो, यानी ये डिस्पेंडिंग तो जनवरी दिसंबर ही चल रही हो, लेकिन अकाउंटिंग ईयर अक्टूबर से सितंबर हो, तो हैं? इसमें से 9 महीने, इसमें से 3 महीने, इस तरह लीजेस में करते थे। यही सवाल जो भी किया, यही वाला नहीं, इससे पिछला 3 साल वाला। अभी जो 3 साल वाला शुरू में सवाल किया है, सेम डाटा है वो वाला क्वेश्चन, कोई ना कोई तार जोड़ने कुछ बता दें कि कौन सा क्वेश्चन। डाटा वही है,
अभी जो क्लास के शुरू में किया है, डाटा वही है, लेकिन अब की बार मैं कर रहा हूं अकाउंटिंग ईयर अक्टूबर से सितंबर, अक्टूबर से सितंबर, अक्टूबर से सितंबर। और रिक्वायर्ड है आपसे अक्टूबर से सितंबर अकाउंटिंग ईयर कर दिया मैंने, और आपसे रिक्वायर्ड है एसओसीआई और एसएफपी के एक्सट्रैक्ट्स, एसओसीआई और एसएफपी के एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 18, 30 सितंबर 18, 30 सितंबर 18 करें। बल्कि रहने दें, ये ना तसल्ली से करने वाला काम है, और 2018 भी और 2019 भी ये होमवर्क अभी मैं आपको इफ्रिक 1 पे ले जाने लगा हूं। इसी सवाल का 30 सितंबर 18 और 30 सितंबर 19 इनके एसओसीआई एसएफपी के एक्सट्रैक्ट्स ये होमवर्क है। और एक छोटा सा सवाल होमवर्क और है, ये तो मैंने 3 साल का कराया ना, वो सिर्फ 2 साल का है। पास पेपर का सवाल है, आप आइए बुक में पेज पेज 163 क्वेश्चन नंबर 15, छोटा सा 2 साल का सवाल है बस। यही जो भी क्लास में शुरू में किया था ना, वो 3 का था, ये 2 साल का है बस, एक प्रैक्टिस और आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 पेज 163 के एंड पे, पेज 163 के एंड पे क्वेश्चन नंबर 15 करीम लिमिटेड स्प्रिंग 2017 का सवाल है। पेज 163 और ये पेज 163 का नंबर थोड़ा मिटा हुआ है, तो ये तो आपको मिल ही नहीं पाएगा ना, 162 से अगला। इसके एंड पे क्वेश्चन नंबर 15 है, करीम लिमिटेड। ये छोटा सा सवाल है, 2 साल है इसमें। ये होमवर्क है, और ये जो भी 2018 30 सितंबर और 30 सितंबर 19 टेबल आपने बनाया हुआ है, फिगर्स इंटरेस्ट की निकली हुई हैं, बस अब उनको आपने अकाउंटिंग का मिसमैच में फिट करना है। लीजेस में चीजें सीखी हैं तो उसको इस पर अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। मैं तो बेटे बता ही दूंगा कल, लेकिन आप कोशिश करिएगा। अकाउंटिंग का मिसमैच डाल दिया मैंने अब इसमें, है नहीं, इसमें ऐसे चलना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो अभी तक मैं करा रहा था ना, अभी आज ये हम आयत 37 की मेजरमेंट और जो कल चेंजेस इन प्रोविजन बताई थी, ये वही पढ़ रहे थे। कल मैंने चेंजेस इन प्रोविजन में बताया था कि जो टाइम गुजरने के साथ साथ चेंज आएगी वो इंटरेस्ट है, ये उसी का ही सवाल किया। या उससे पहले जो मैंने मेजरमेंट के हवाले से बात की थी कि प्रोविजन शैल बी मेजर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू, तो ये उसी ही का सवाल था। सिर्फ आयत 37 की हद तक रहे तो ये बात पूरी हो गई। रिकग्निशन खत्म, मेजरमेंट खत्म, चेंजेस इन प्रोविजन खत्म। अब मैंने कल ये डिसाइड किया था आपकी शक्लें देख के कि इसमें न्यूमेरिकल ले आते हैं थोड़ा, और अब आप अपने पास रजिस्टर में बात लिख लें कि हम आयत 37 को भी फिलहाल ब्रेक लगा के, क्योंकि डिसमेंटलिंग ही से रिलेटेड है, तो एक टॉपिक पढ़ने लगे हैं इफ्रिक 1। आयत 37 को मैंने ब्रेक लगाई है अभी आयत 37 में हैं और चीजें, लेकिन अभी डिसमेंटलिंग की बात हो रही थी, इसलिए मैं अभी इसी मौके पे ही इफ्रिक ला रहा हूं। तो आयत 37 को ब्रेक लग गई और इफ्रिक 1 पे आ गए। इसमें 2 चीजें हैं जिनमें से कॉस्ट मॉडल तो भी इंशाल्लाह पूरा कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन का देखते हैं, अगर मौका भी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कल। लेकिन ये जरूर लिखे बेटा कि आयत 37 ही है, ब्रेक लग गई। ये उससे रिलेटेड एक आईसी है, जिस तरह आयत 38 पढ़ा था ना, तो उसमें जब रिसर्च और डेवलपमेंट पढ़ ली, उसी की एक एक्सप्लेनेशन SIC 32 थी, वेबसाइट पर, उसके साथ ही पढ़ाया था। इसी तरह से आयत 37 पढ़ते हुए मैंने अभी डिसमेंटिंग की ही बात करके ब्रेक लगाई आयत 37 को, और इफ्रिक 1 पे आ गया। इफ्रिक 1 में क्या है? इफ्रिक 1 में ये है कि ये 6 लाख और ये 8%,
ये अंदाजा है ना। और ये 8 क्या है, डिस्काउंट रेट कैसे निकालना है, इट शैल बी अ प्री टैक्स रेट करंट मार्केट असेसमेंट रिफ्लेक्ट करता हुआ। तो ये तो चेंज हो सकता है हर साल। तो इसलिए इफ्रिक 1 में हम ये पढ़ने लगे हैं कि अगर बाद में कभी ये अमाउंट और डिस्काउंट रेट में चेंज आ जाए तो उस चेंज को कैसे हैंडल करना है, ये है इफ्रिक 1। ठीक है, इफ्रिक 1 में हम इसकी और इसकी चेंज की बात करने लगे। ये आपको जो मैंने अभी उर्दू बात की ज़बानी, वो अंग्रेजी में कुछ बात लिख देता हूँ। इट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन एस्टिमेट्स ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट और डिस्काउंट रेट। ये है जी इसकी गाइडेंस कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट में और डिस्काउंट रेट में इसमें चेंजेस आ जाएं तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये पढ़ाने लगा हूं। इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट आया समझ? अच्छा, अब इसमें करना क्या है? इसमें करना यह है कि हम एक निकालेंगे अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट, हम एक एडजस्टमेंट की अमाउंट निकालेंगे। और ये जो मैं इस वक्त यहां एक फार्मूले की शक्ल लिख रहा हूं ना, आपको इस फार्मूले को याद ठीक है रख लें, लेकिन मैंने ना एक टेबुलर वर्किंग सिखानी है आपको। उस टेबुलर वर्किंग के अंदर करते करते आपको ये याद हो जाएगा इसको कैसे करना है। फिर ये फार्मूले की शक्ल बेशक भूल भी जाएं, अभी ठीक है बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन मैं इस फार्मूले को एक टेबुलर वर्किंग में एडजस्ट कर दूंगा, फिर वो आदत से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अभी शुरू है, इसलिए मैं आपको इसकी एक फार्मूले की शक्ल बता देता हूं। वो फार्मूले की शक्ल ये है कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द डेट ऑफ चेंज यूजिंग न्यू एस्टिमेट्स। यानी जब हम ये एडजस्टमेंट करने लगे ना, उस वक्त जिस वक्त एडजस्टमेंट करने लगे हैं उस डेट, जैसे हम अगर 31 दिसंबर 21 पे खड़े हैं तो 31 दिसंबर 21 पे खड़े होके जो कल को डिसमेंटलिंग होनी है उसकी पीवी किन डिसमेंटलिंग कॉस्ट और किस डिस्काउंट रेट को यूज करते हुए, नए वाले। अगर दोनों चेंज हो गए हैं तो दोनों नए, एक चेंज हुआ है तो एक नया और दूसरा पुराना। ये अमाउंट निकल आई, इसमें से माइनस कर देंगे जो उस डेट पे प्रोविजन की कैरिंग अमाउंट है, यानी जो ऑलरेडी हमारी बुक्स में है। मैं फिर बता रहा हूं कि इस फार्मूले की इतनी टेंशन नहीं लेगी, मैं आपको इस टेबुलर वर्किंग सिखाऊंगा, उसमें काम हम कवर कर लेंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एट द डेट ऑफ चेंज। ये एक एडजस्टमेंट की अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। फिर बता रहा हूं इस फार्मूले की टेंशन नहीं लेनी, मैं इसको टेबुलर वर्किंग में कर दूंगा एडजस्ट। एक एडजस्टमेंट की अमाउंट निकलेगी ऐसे। अब उस एडजस्टमेंट की अमाउंट का क्या करना है, कॉस्ट मॉडल हो तो अलग जवाब है, रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो अलग जवाब है। पहले बताता हूं कॉस्ट मॉडल।
अच्छा, इस इफ्रिक की जिंदगी का ये मकसद है बस कि इस चेंज को कैसे अकाउंट फॉर करना है। तो उस चेंज की एक एडजस्टमेंट की अमाउंट निकलेगी जो मैं टेबलर वर्किंग से भी कर दूंगा। उस अमाउंट को कैसे एडजस्ट करना है, उसका क्या डेबिट क्रेडिट करना है, अब से ऑनवर्ड ये डिस्कशन होने लगी है। यही डिस्कशन है इस इफ्रिक 1 के अंदर, बस यही इस इफ्रिक 1 की टोटल दौड़ है कि इस एडजस्टमेंट को कैसे अकाउंट फॉर करना है। तो अब से ऑनवर्ड जो मैं बताने लगा उसका जवाब है, ठीक है। इस एडजस्टमेंट की अमाउंट पे इसका आंसर आ गया 10 लाख। अब उस 10 लाख को क्या करना है वो इसके नीचे उसका आंसर चल रहा है, इसी के आगे केस 1 related asset is carried at cost model. अगर प्लांट के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो होता है तो क्या, और रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो होता है तो क्या। पहले कॉस्ट मॉडल बता रहा हूं। ये सब नोटेड, ये कैमरा हटा दो। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एट द डेट ऑफ चेंज लिखा हुआ था। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एट द डेट ऑफ चेंज। पेज का आधा हिस्सा, हाँ जी, ये क्या बात हुई। जो अब हमने नए एस्टीमेट लगाने हैं उससे प्रोविजन बढ़ जाएगी तो क्या, और अगर कम हो जाएगी तो क्या। अगर प्रोविजन बढ़ जाएगी तो पहले दिन प्रोविजन जब रिकॉर्ड की थी तो क्या एंट्री की थी, एसेट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। अब प्रोविजन बढ़ रही है तो फिर यही एंट्री एसेट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। एसेट ही डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। और इधर क्या करूं, रिवर्स। यानी प्रोविजन डेबिट और एसेट क्रेडिट। जी जी, ये किसी भी साल के एंड पे भी हो सकती है, एंड पे भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, स्टार्ट पे भी हो सकता है। कैरिंग अमाउंट तो नहीं है। नहीं, कॉस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसेट क्रेडिट डेबिट होगा। अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट्स के साथ अगर आपको लगता है कि अंडरस्टूड बात है तो बेशक ना लिखना, अगर अंडरस्टूड नहीं है तो लिख लेना। अब आपने अपनी जिंदगी का एक बड़ा अरसा IAS 16 पे लगाया है, तो ये काम करने से अब से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन पे फर्क पड़ेगा ना। तो उसको फिर कैसे करें आइंदा के लिए कैलकुलेट। अब जो रिमेनिंग बुक वैल्यू रह जाएगी ओवर रिमेनिंग, तो अंडरस्टूड है कि लिखने की जरूरत है, पक्की बात। फिर भी जो कच्चे कच्चे कॉन्सेप्ट वाले लोग हैं, इस दोनों के नीचे आ जाएगी बात कि अब से ऑनवर्ड जो डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट होगी तो वो एसेट की बाकी बची बुक वैल्यू ओवर बाकी बची लाइफ।
इधर दूसरा पॉइंट लिखें, इधर लेफ्ट वाले हिस्से में। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है ये मेनली नॉलेज के लिए कह लें या एमसीक्यू में। न्यूमेरिकल में तो ये आपको अगर करना हुआ तो सवाल वाला खुद बता देगा। ये जो पॉइंट 2 लिखवा रहा हूँ ना, ये अगर न्यूमेरिकल में हुआ तो वो तो सवाल में नजर आ जाएगा। तो मेनली ये कॉन्सेप्ट के लिए या चलो मैक्सिमम एमसीक्यू के लिए ये जो पॉइंट लिखवाने लगा। ऐसा करने से एसिड की वैल्यू बढ़ जाएगी, बढ़ा दिया। अच्छा, अब एसिड की वैल्यू बढ़ जाएगी, हो सकता है अभी अभी कुछ अर्सा पहले उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करके हटे थे और वो बाल बाल बचा था। कैसे बाल बाल बचा था? कैरिंग अमाउंट आ रही थी 100, रिकवरेबल आ रही थी 102, तो इंपेयरमेंट की थी नहीं। अब ये करने से हमने एसिड को 110 तक पहुंचा दिया, फिर अब करनी ही पड़ेगी। तो लिखें यहाँ पॉइंट 2। और ये पॉइंट 2 मैं फिर बता रहा हूँ, ये एग्जाम में टेस्ट अगर न्यूमेरिकली हुआ तो इसमें आपके याद रखने वाला क्या है, तो सवाल वाला बता देगा कि रिकवरेबल अमाउंट इतनी। वैसे कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, एसिड की वैल्यू बढ़ गई ना, डेबिट, एसिड डेबिट जो कर दिया। इधर वाले में पॉइंट हुआ, इधर नहीं, इधर। नाउ दिस एसिड shall be assessed. Now this asset shall be assessed whether there is a need for impairment testing, as per I-36। अब इस एसिड को असेस करेंगे कि क्या इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की जरूरत है या नहीं है, फॉर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग एज पर I-36। ये पूरा 2 ही पॉइंट है इसमें। इधर दूसरा पॉइंट लिखना है, लेकिन वो रिवैल्यूएशन मॉडल के बाद समझाऊंगा तभी लिख पाऊंगा, उसके लिए मेरे ख्याल 5-6 लाइनें लगेंगी। ये टेबल खत्म हो गया। अच्छा, आप लोगों से एक बात करनी है मैंने, तो बस ठीक है, क्लास खत्म। 2 होमवर्क दिए मैंने, तो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।